हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में एक्यूट जो इन्फ्लेमेशन का बेसिक्स का लेक्चर देखा था। तो आज के लेक्चर में एक्यूट इन्फ्लेमेशन का फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो इसमें क्या होते देखो, मैं आपको अंडरलाइन एक चार्ट में दिखाती हूँ कि क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें फर्स्ट हम डेफिनेशन कवर किएंगे। फिर द मेन फीचर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड और प्लाज्मा, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल, देन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स टू टाइप के होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। तो आज के लेक्चर में हम वैस्कुलर इवेंट देखेंगे और आगे के लेक्चर में हम सेलुलर इवेंट देखेंगे। तो 2 टाइप के इवेंट होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। तो ये जनरल सा ओवरव्यू है जिससे हमें समझता है कि क्या क्या हमें पॉइंट डालने जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में मीन्स क्वेश्चन आए तो कौन से पॉइंट में हमें लिखना है। तो देखते हैं हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो फर्स्ट इज अ वैस्कुलर इवेंट आज के लेक्चर में। उसमें क्या होता है, हीमोडायनेमिक चेंजेस। कुछ हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जो ट्रांजिएंट वासोकंस्ट्रिक्शन क्या होता है, परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव क्या है, लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, स्लोविंग ऑफ स्टेसिस क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस मार्जिनेशन क्या है, ये सब कुछ आज हम देखने वाले। अल्टर वेस्कुलर परमेबिलिटी और मैकेनिज्म कितने टाइप के और क्या क्या है उसमें होता है, वो सब आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो जनरल मैंने ओवरव्यू दिखा दिया आपको हम क्या क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज द एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। द एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बाय द host to any etiological agent is a continuous process, but for the purpose of discussion it can divided into vascular event और cellular event। तो मैंने एक्यूट इन्फ्लेमेटरी की डेफिनेशन ये फर्स्ट लेक्चर में ही बताई थी आपको। तो वैस्कुलर एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता क्या है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है थोड़े टाइम के लिए होने वाला इन्फेक्शन होता है, मीन्स लेस देन 15 डेज। तो उसमें क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी में कुछ इटियोलॉजिकल एजेंट, कुछ एजेंट ने कुछ हमें इंजरी की तो 2 टाइप के रिस्पॉन्स हमारी बॉडी दिखाती है, इवेंट दिक्कत होते हैं हमारे बॉडी में। तो फर्स्ट इज अ वैस्कुलर इवेंट एंड सेलुलर, देन सेकंड इज अ सेलुलर इवेंट। तो वैस्कुलर इवेंट क्या होता है अब वो देखते हैं हम। वैस्कुलर इवेंट तो अल्टरनेशन इन माइक्रोवैस्कुलरेचर। तो फर्स्ट क्या होता है, अल्टरनेशन होता है ब्लड का, किसमें माइक्रोवैस्कुलेचर। माइक्रोवैस्कुलेचर कौन से आर्टरी हो गई, कैपिलरीज, वेसल, वेन्यूल। द अर्लीस्ट रिस्पॉन्स टू टिश्यू इंजुरी। तो फर्स्ट हमारी बॉडी जो अर्लीस्ट रिस्पॉन्स दिखाती है टिश्यू इंजुरी, वो हीमोडायनेमिक चेंज, हमारी बॉडी में हीमोडायनेमिक चेंज होते हैं। देन अल्टर वैस्कुलर परमेबिलिटी, देन वैस्कुलर परमेबिलिटी में चेंजेस आ जाते हैं। तो फर्स्ट इज द हीमोडायनेमिक चेंज। क्या होते हैं हीमोडायनेमिक चेंज, अब आगे देखते हैं। अल्ट्रावेस्कुलर परमेबिलिटी वो भी देखेंगे। तो फर्स्ट क्या मैंने बेसिक सा क्या कहा, कुछ ने एक्यूट इन्फ्लेमेशन लेस दैन 15 डेज के लिए, मीन्स मिनिमम डेज के लिए होता है और उसमें हीलिंग प्रोसेस होती है। तो इसमें 2 टाइप ऑफ इवेंट होते हैं। फर्स्ट इज द वैस्कुलर इवेंट एंड सेलुलर, देन सेकेंड इज द सेलुलर इवेंट। तो वैस्कुलर इवेंट में क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ माइक्रोवैस्कुलेचर। उसमें क्या कौन थे माइक्रोवैस्कुलेचर, इज आर्टरी, कैपिलरी, वेन्यूल। देन अर्लीस्ट रिस्पॉन्स बॉडी मीन्स हीमोडायनेमिक चेंजेस आते हैं बॉडी में, अल्ट्रावेस्कुलर परमेबिलिटी। तो हीमोडायनेमिक चेंजेस कौन से वो देखते मैं आपको मैं एक डायग्राम से बताती हूँ। देखिए अब नॉर्मल ब्लड फ्लो कैसे बहता है बॉडी में। सपोज कैपिलरी है, कैपिलरी में नॉर्मल ब्लड फ्लो बीच में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट रहती है और साइड में एंडोथेलियम है, देखते हैं ना ये एंडोथेलियम है। और इसमें जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच में जो बहता है वो प्लाज्मा रहता है। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ एंडोथेलियल जो होती है ना वो इससे अग्रेसिव मीन्स चिपक जाती है। अब डब्ल्यूबीसी आरबीसी इसमें आए ना, मीन्स इसके सामने आए तो ये सब एंडोथेलियल पर चिपक जाते हैं। तो इसमें एंडोथेलियल के साइड में प्लाज्मा बहता है, प्लाज्मा के बाद कौन बहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। एंड नॉर्मल जो ब्लड फ्लो होता है वो ऐसा होता है। सपोज इस नॉर्मल कैपिलरी को कुछ इंजुरी हो गई तो देखिए इधर इंजुरी हुई
तो फर्स्ट हमारी जो बॉडी पहला रिस्पॉन्स दिखाती है, फर्स्ट रिस्पॉन्स दिखाती है, वो कौन सा होता है? तो फर्स्ट इज क्या होता है, हो गई, अब इंजुरी हो गई बॉडी में, क्या हो गया, ये एंडोथेलियल देखिए इधर उधर थोड़ा ब्लड इधर उधर हुआ है। तो फर्स्ट हमारी बॉडी का नॉर्मल देखिए 3 बार मीन्स इधर से 3 टाइम ब्लड जा रहा है, ऐसे इमेजिन कीजिए, यहाँ से इतना ब्लड जा रहा है बट यहाँ से कम निकल आ रहा है। मीन्स फर्स्ट क्या हो, कौन सा रिस्पॉन्स दिखाया हमारी बॉडी ने, वोसोकंस्ट्रिक्शन मीन्स वोसोकंस्ट्रिक्शन मीन्स कैपिलरी की नॉर्मल ऐसी साइज से वो कंस्ट्रिक्ट हो गई, मीन्स ब्लड बाहर कम निकल रहा है। तो फर्स्ट हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स दिखाती है हम उसे क्या कहते हैं, वोसोकंस्ट्रिक्शन। ये बॉडी का फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है किसके अगेंस्ट, इंजुरी, जब हमारी बॉडी में कुछ इंजुरी हो जाए। तो देखते हैं वोसोकंस्ट्रिक्शन। देखिए, इट इज़ द अर्लीस्ट रिस्पॉन्स टू एनी काइंड ऑफ इंजुरी, इट लास्ट फ्रॉम 3-5 सेकेंड टू द 10 मिनट्स। कितने टाइम के लिए होती है, 3-5 सेकेंड टू 10 मिनट्स। तो हमारी बॉडी जब अर्ली फर्स्ट रिस्पॉन्स दिखाती है तो उसे कहते हैं हम ट्रांजिएंट वोसोकंस्ट्रिक्शन। एकदम सीक्वेंस में ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट देखिए, नॉर्मल से फर्स्ट हमारे बॉडी में कुछ इंजरी हो गई तो हमारी बॉडी में सारा ब्लड वोसोकंस्ट्रिक्ट मीन्स इंजरी के जहाँ भी इंजरी हो वहाँ पे वोसोकंस्ट्रिक्शन हो गया। फिर कितने टाइम के लिए, 3-5 सेकेंड के लिए, बहुत मिनिमम टाइम के लिए वो ये क्या हो जाता है, वोसोकंस्ट्रिक्शन। तो फर्स्ट इज द रिस्पॉन्स हमारी बॉडी जो दिखाती है वो कौन सा है, वोसोकंस्ट्रिक्शन। अंडरस्टैंड हो रहा है ना, मैं बहुत अच्छे के सब बता रही हूँ अच्छे से। देन सेकेंड हमारी बॉडी में क्या हुआ, वोसोकंस्ट्रिक्शन थोड़े टाइम के लिए होता है, बहुत टाइम के लिए वोसोकंस्ट्रिक्शन नहीं रहता। देन ब्लड देखिए, इधर ब्लड, ये ब्लड में मैंने पहले नॉर्मल जो हमारी डायग्राम है उसमें बताया था कि हमारे बीच में कौन से RBC WBC लोग बहते हैं। देन ये एंडोथेलियम एंड इसमें प्लाज्मा होता है। बट इंजुरी के टाइम पे क्या होता है, ये सब ब्लड WBC सब इधर उधर हो जाता है, इनका फ्लो टूट जाता है, तो सब ब्लड RBC WBC एंडोथेलियम को चिपकने लगते हैं। तो क्लॉट फॉर्मेशन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इधर से ब्लड आता है और इधर जाता नहीं, वोसोकंस्ट्रिक्शन होने के इसलिए मीन्स स्पेस कम हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, इधर बहुत सारा फ्लूइड जमा होता है और क्या होता है, बाहर निकलने लगता है, टिश्यू में जाने लगता है। तो इससे क्या हम कहते हैं, वोसोडाइलेटेशन मीन्स इधर साइड के ब्लड जान नहीं सकता, इसलिए वो जो कैपिलरी है सूज जाती है, वोसोडाइलेटेशन हो जाता है। इसकी वजह से फ्लूइड बाहर निकलने लगता है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। देखो, persistent progressive vasodilation, तो इट इज़ मेनली इन्वॉल्व इन आर्ट्रियोल्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ये अपेयर विद इन द हाफ एंड आवर इंजुरी, इट अपेयर कितने टाइम के लिए, हाफ एंड आवर इंजुरी है। इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम इन माइक्रोवेस्कुलेचर एंड गिवन रेडनेस, वार्म एंड इट इज़ द इन्फ्लेम साइड। ओके, तब क्या करती इधर वॉसोडाइलेटेशन होने के कारण मीन्स यहाँ पे वॉसोडाइलेटेशन होने के कारण क्या क्या होता है, तो फर्स्ट इज ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, रेडनेस आ जाता है इस जगह पे। देखिए यहाँ से ब्लड जा रहा है, देखिए कितने फ्लो से ब्लड आ रहा है, इसको कहते हैं वॉसोडाइलेटेशन। यहाँ देखिए, यहाँ ब्लड कितना कम मीन्स जा रहा है, नॉर्मल फ्लो है। यहाँ देखिए वोसोकंस्ट्रिक्शन होने के बाद इसके वजह से यहाँ से ब्लड कितना धीमा आ रहा है, दैट इज द वोसोकंस्ट्रिक्टिव डायलेटेशन। दैट्स थर्ड पॉइंट, दस हमारी बॉडी का फर्स्ट रिस्पॉन्स। देन सेकंड, देन थर्ड क्या होता है, सीक्वेंस में ध्यान में रखना है। फर्स्ट बॉडी वोसोकंस्ट्रिक्शन करती है, देन वोसोडाइलेटेशन करती है, देन क्या करती है अब देखते हैं हम। तो क्या होता है, ऐसा होता है ना, तो हाइड्रोजन किसके वजह से होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसमें इंक्रीज हो जाता है। जब इंजरी हो गई ना बॉडी में, जब इंजरी हो जाती है एनी टाइप्स कौन सी भी साइड में इंजरी हो गई, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। किधर, कैपिलरी इंक्रीज हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, ये ब्लड सब कुछ बाहर जाने लगेगा। देखिए टिश्यू में जाने लगेगा, टिश्यू में जाने लगेगा तो क्या होगा, यहाँ से वो पूरा ब्लड बाहर जाने मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से ब्लड बाहर जा रहा है। देखते हैं हम क्या है वो।
इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, हाँ मैंने बोला पहले ही, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। इन अ टर्म में इलेवेट द लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है आपका। यहाँ ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, देखिए यहाँ ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, देन इधर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, देन रिजल्टिंग ट्रांजिशन इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। हाँ मैंने बोला ना आपको कि यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये ब्लड का ट्रांजिशन होगा इन टिश्यू में ये सब कुछ ब्लड जाने लगेगा। देन है थर्ड पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट इज अ वासोकंस्ट्रिक्शन, देन सेकंड इज अ वासोडायलेटेशन, देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ब्लड टिश्यू में ट्रांजिशन होगा। देन फोर्थ में क्या होगा, ब्लड नॉर्मल इंजरी होने के इंजरी हो गई तो स्लोविंग ऑफ ब्लड फ्लो, वही क्लॉट से वही बोल रहे हो, इधर से ब्लड जाएगा इधर से निकलेगा नहीं, बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज ये सब जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी नॉर्मल ऐसा फ्लो होता है उनका, वो इधर चिपक जाते हैं सब एंडोथेलियम को, एंडोथेलियम के चिपकने की वजह से क्लॉट फॉर्मेशन करते हो, तो ब्लड इधर जा ही नहीं सकता, बिकॉज ऑफ वो जगह है, स्पेस कम कर डालते हैं, तो उसे कहते हैं स्लोविंग ऑफ ब्लड, यहाँ से ब्लड जा नहीं सकता। ओके, देन देखते हैं स्लोविंग ऑफ ब्लड फ्लो, माइक्रो सर्कुलेशन फॉलो विच इज कॉज इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेड सेल, द रेज ब्लड विस्कोसिटी। ब्लड की ऐसी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, इधर उधर ये सब आरबीसी डब्ल्यूबीसी चिपक जाते हैं एंडोथेलियम को, इसकी वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ब्लड जा ही नहीं सकता उधर, तो ठीक हो जाते हैं, इसके कारण वो स्लोविंग ऑफ ब्लड होता है, मीन्स ब्लड स्लो बहने लगता है इसमें। तो फर्स्ट इज क्या हो, वासोकंस्ट्रिक्शन, देन वासोडायलेटेशन, देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, देन स्लोविंग ऑफ ब्लड फ्लो हुआ, देन क्या हुआ फिफ्थ में ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन। हमने वही पहले से वही देखा, मार्जिनेशन का मतलब क्या होता है, रेड सेल कहा, रेड सेल मूव टूवर्ड पेरीफेरी और ब्लड वेसल। क्या होता है, ब्लड सेल इट इज द मूव टूवर्ड पेरीफेरी ऑफ ब्लड वेसल, मीन्स मार्जिनेशन मीन्स हे सब नॉर्मल ब्लड ऐसा बहता म्हणजे आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये बीच में बहने वाले लोग हैं, तो ये इनका क्या हो रहा है, वो मार्जिनेशन हो रहा है, मीन्स वो एंडोथेलियर को आउटवर्ड ब्लड फ्लो जा रहा है, मीन्स बाहर निकल रहे हो, एंडोथेलियर के साइड में जा रहे हैं, उसे हम ल्यूकोसाइड मार्जिनेशन कहते हैं। इनका ऐसा हुआ तो क्या होगा, वही सेम वो एंडोथेलियर उसको क्या होते एग्रीवेशन म्हणजे एग्रीटेड हो जाती है वो एंडोथेलियर उसके साथ में, मीन्स जब आरबीसी डब्ल्यूबीसी को जब कांटेक्ट में आए ना तो वो चिपक जाते हैं एंडोथेलियल को, तो ल्यूकोसाइड मार्जिनेशन होने के कारण से वही क्लॉट फॉर्मेशन होगा, ब्लड इधर जा नहीं सकता, वही प्रोसेस पूरी होती है स्टार्ट। द अल्टर वास्कुलर परमेबिलिटी, तो मैंने सब ये पूरे पॉइंट हो गए हमारे हीमोडायनेमिक चेंज। तो हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या दिखे, पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन में फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखा वो है वेस्कुलर इवेंट में क्या है, फर्स्ट हीमोडायनेमिक चेंज, ये 5 हीमोडायनेमिक चेंज होते हैं। तो फर्स्ट इज वासोकंस्ट्रिक्शन, देन वासोडायलेटेशन, देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज, देन स्लोविंग ऑफ ब्लड, देन ल्यूकोसाइड मार्जिनेशन होता है। देन हम सेकंड पॉइंट देखते, देखो ये हमने कवर किया हीमोडायनेमिक चेंजेस कौन से होते हैं, मैं बोली वासोकंस्ट्रिक्शन, डायलेटेशन, वो सब चेंजेस सीक्वेंस में ध्यान रखेंगे तो सब कुछ आसान है। अल्टर वेस्कुलर परमेबिलिटी, तो क्या है अल्टर, वासोडायलेटेशन एंड इंक्रीज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर and increase the vascular permeability, the causing the escape of fluid into the interstitial fluid। वही है सेम, ये सब कुछ प्रोसेस में वही, यही अल्टर वेस्कुलर परमेबिलिटी ये पूरे प्रोसेस में ही है। क्या बोला हो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज होने के वासोडायलेटेशन हुआ, वासोडायलेटेशन
वासोडाइलेटेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वासोडाइलेटेशन के बाद क्या हुआ, हाँ, इंक्रीज द परमेबिलिटी इंक्रीज हुई, परमेबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, नॉर्मल हमारी जो एंडोथेलियल रहती है ना, वो किसी को जाने नहीं देती, देखिए एंडोथेलियल जाने नहीं देती वो, जब मीन्स हमारे बॉडी को जो इम्पोर्टेंट है वही अंदर आने देती है, बाकी कुछ नहीं। जब हमारे इधर कैपिलरी में ब्लड खूब बढ़ जाता है, तब ये जो स्पेस है ना वो बड़ा बड़ा हो जाता है, और इसमें से क्या निकलने लगता है, फ्लूइड निकलने लगता है। में क्या हुआ है, इंक्रीज द परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से सब ब्लड बाहर जाता है, फ्लूइड बाहर जाता है। तो इंक्रीज व परमेबिलिटी में इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो नॉर्मली ऐसा है, समझ में आया। देन क्या, हाँ, मैकेनिज्म देखने वाले हम, मैकेनिज्म क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ इंक्रीज द लाइकेंस ऑफ द इफेक्ट व्हेन एक्सट्रोड्यूसिंग कैपिलरीज एंड आर्टरियोल्स रिमेन अनअफेक्टेड। इससे समझेगा नहीं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल्स क्या होता है, जब इंजुरी हो जाती है तो हमारी एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो वो क्या क्या रिलीज कर, हिस्टामाइन, ब्रेडाकाइन, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं एंडोथेलियल को। देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माइल्ड एंडोथेलियल डैमेज, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से माइल्ड एंडोथेलियल डैमेज हो जाती है। देन डायरेक्ट इंजुरी टू एंडोथेलियल सेल, इंजुरी हो जाती है डायरेक्ट इसको, एंडोथेलियल सेल को, इंजुरी की ल्यूकोसाइड मेडिएट एंडोथेलियल इंजुरी, ल्यूकोसाइड की वजह से होने वाली इंजुरी। देन ट्रांसिट साइटस एक्रोस एंडोथेलियल साइटो, ल्यूकोकाइन नेवोवास्कुलराइजेशन। तो ये 5 मैकेनिज्म है। तो हमने आज क्या क्या कवर किया, तो देखिए इसमें डेफिनेशन तो फर्स्ट लेक्चर में हुई, तो आप भी मैंने सब बताया क्या है डेफिनेशन। देन मेन फीचर्स ऑफ एक्यूट एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन प्लाज्मा, देन पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल। हाँ, जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है ना, तब न्यूट्रोफिल हमें उस जगह पे प्रेजेंट दिखाई देते हैं। देन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डोज रिस्पॉन्स है वैस्कुलर एंड सेलुलर, हमने कौन सा कवर किया है आज के लेक्चर में, वैस्कुलर इवेंट। तो वैस्कुलर इवेंट में हीमोडायनेमिक चेंजेस मैंने पूर्ण डायग्राम से पढ़ा है, ट्रांजिट वासोकंस्ट्रिक्शन, वासो परसिस्टेंट, प्रोग्रेसिव वासोडाइलेटेशन, देन लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, देन स्लोविंग ऑफ स्टैसिस, ल्यूकोसाइट, सब कुछ कवर किया आज। देन अल्ट्रावास्कुलर परमेबिलिटी, वही मैंने बोला था, क्या बोला, सीक्वेंस में रखिए, ध्यान में सब कुछ रहेगा। क्या हुआ, फर्स्ट वासोडाइलेटेशन होने के बाद हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई, एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंक्रीज हो गया। एंड मैकेनिज्म, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल, कॉन्ट्रैक्शन माइल्ड एंडोथेलियल डैमेज, डायरेक्ट इंजुरी एंडोथेलियल सेल, ल्यूकोसाइड मेडिएट एंडोथेलियल ट्रांसोसाइटिस, देन लाइकोकाइनेस वासोकंस्ट्रिक्शन। तो आज के लेक्चर में हम से सब कुछ कवर किया, समझ में आया। और आगे के लेक्चर में हम सेलुलर इवेंट देखने वाले कि क्या होता है सेलुलर इवेंट। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर कीजिए हम आपके दोस्तों को, बिकॉज ऑफ पैथोलॉजी इजी हो जाएगी सबको। थैंक यू।